पास्ट वीक में दीपिका और आलिया की पॉपुलैरिटी को पछाड़ती हुई निर्मला सीतारमण की पॉपुलैरिटी टॉप पर है। पूरे देश में उनके बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोगों को वो अच्छी लग रही हैं और बहुत सारे लोगों को वो बुरी लग रही हैं। काफी सारे मीम्स भी उन पर बनाए जा रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें से एक मीम जो सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है वो ये है कि आपकी सैलरी पर सबसे पहले निर्मला ताई टैक्स 30% ले लेती है, उसके बाद जब भी आप कुछ खर्चा करते हो या कुछ भी खरीदते हो उसके बाद भी आपसे टैक्स लिए जाते हैं। इस मीम को सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है और ये सब हो रहा है क्योंकि उन्होंने हाल ही में 2024 का जो बजट है वो अनाउंस किया है, जहां बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद दी गई थी कि उनके टैक्स स्लैब कम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जब बजट को अनाउंस किया गया तो बहुत सारे लोग उनसे गुस्सा हो गए। तो ऐसा क्या है 2024 के बजट में, आइए समझते हैं इजी वर्ड्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, स्टूडेंट के लिए लाए गए इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में और एक गुड न्यूज भी है स्टार्टअप्स के लिए। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो या बिजनेस ओनर हो या फिर एक स्टूडेंट हो जो ये सोच रहा है कि अगले साल में सेविंग कैसे करूंगा, ये वीडियो आपके लिए है। अगले 10 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि अगले साल आपको क्या करना है। Mr. Nirmala Sitharaman is all set to unveil the first budget of Modi 3.2 in just a short while. There's a lot of buzz around what to expect. Populism, reforms, or a mix of both. What will it be? Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स प्रोग्राम की। 2024 के बजट में तकरीबन 4.1 करोड़ यूथ को स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके लिए तकरीबन 2 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में रजिस्टर करेगा उनको गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए का स्टिफेंड मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट्स पर। इस तरह से तकरीबन 2.1 करोड़ यूथ को स्किल करने का प्रोग्राम है। इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम पर लगता है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को ही इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाएंगे अगले 4 साल तक। इस तरह से तकरीबन 30 लाख यूथ को फायदा पहुंचाने का प्लान है। इसके साथ साथ अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेशर्स को जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब भी कोई फ्रेशर कॉलेज से पास आउट होकर निकलता है तो उसके पास सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता है जो ये बताता है कि उसने 3 साल एक जगह पर कंटिन्यूस जाकर कुछ सीखा है और वो काफी डिसिप्लिन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं होता और इसी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखी थी और वहां से मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था और जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मैंने अपनी वही एप्लीकेशन उनको शो की थी। उन्होंने मुझसे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे और फिर मैं सिलेक्ट भी हो गया था। तो वहां मुझे जॉब मिली थी मेरे स्किल सेट पर। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोई स्किल सेट नहीं होता जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट को जो हमारा कैरिकुलम है उसको भी अपडेट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को कोई स्किल सेट सिखाया जा सके। जैसे कि आने वाला टाइम एआई का है तो उस तरह की स्किल सेट उनको सिखानी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने स्किल प्रोग्राम को भी अनाउंस किया है जिसमें वो अगले 5 साल में तकरीबन 20 लाख यूथ को प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए लोन भी अनाउंस किए गए हैं, 7.5 लाख तक का लोन अप टू 25,000 स्टूडेंट को दिया जाएगा और हायर स्टडीज के लिए भी 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें से 3% की डिस्काउंट मिलेगी जो सरकार पे करेगी। अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हो हायर स्टडी के लिए जिस पर आपको 10% इंटरेस्ट बनता है तो 3% सरकार देगी, आपको सिर्फ 7% देना है। इसके बाद आता है वो पॉइंट जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, टैक्स टैक्स और टैक्स। The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. Income tax. Personal income tax. Income tax. India's Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced revised personal income tax slabs. Two-tax regime is a bad idea. It will lead to tax arbitration. इनकम टैक्स जो देना पड़ता है हर सैलरी पर्सन को। अभी हमारे पास 2 टैक्स स्लैब हैं, पहला ओल्ड टैक्स रेजिम और दूसरा न्यू टैक्स रेजिम। इस बार 2024 में जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको रिवाइज्ड किया गया है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। पहले का जो न्यू टैक्स स्लैब था वो कुछ ऐसा दिखता था और अब वाला जो रिवाइज्ड न्यू टैक्स स्लैब है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक एम्प्लॉय लेते हैं जिसकी सालाना इनकम 20 लाख रुपए है। अब देखते हैं उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। 0 से 3 लाख तक उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, 3 से 7 लाख तक उसको 20,000 रुपए पे करना है, 7 से 10 लाख तक उसको 30,000 रुपए पे करना है, 10 से 12 लाख तक उसको 30,000 रुपए पे करना है, 12 से 15 लाख तक उसको 60,000 रुपए पे करना है और 15 से अबव उसको 1,50,000 पे करना है। तो ऐसे उसका टोटल बनता है 2,90,000। अब बस यही नहीं है जो एम्प्लॉय को पे करना होता है, इस टैक्स पर भी एक टैक्स लगता है जिसको बोला जाता है सेस। इसको लगाया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि स्कूल
स्कूल्स में मिड डे मील्स प्रोवाइड कराई जाती हैं और टीचर्स की सैलरीज दी जाती है। इस तरह के सभी काम सेस से आए पैसे से किए जाते हैं और ये जो सेस होता है ये टैक्स पर लगाया जाता है, ये 4% लगाया जाता है। इसके बाद आता है डिडक्शन। बहुत सारे डिडक्शन दिए जाते हैं गवर्नमेंट के जरिए। लाइक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर आपने इनमें से कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं जो सैलरी में से सीधा आपके कट हो जाता है, जो इनकम टैक्स में नहीं आता। पहले ये होता था 50,000 रुपए, जिसको 2024 के रिवाइज्ड टैक्स स्लैब में इंप्रूव कर 75,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये डिडक्ट होने के बाद आपका टैक्स स्लैब बनता है 2,67,500 रुपीज। तो अब इस पर सेस लगाते हैं। सेस लगाने के बाद आपका टैक्स बनता है 4% ऑफ 2,67,500 प्लस 2,67,500 इक्वल टू 2,78,200 रुपीज। ये आपका टैक्स बनता है जो आपको साल में पे करना है सरकार को। अगर आपकी इनकम 10 लाख पर एनम है तो आपका जो पुराने वाला न्यू टैक्स स्लैब था उसमें आपका इनकम टैक्स बनता था 54,600 रुपीज। लेकिन अब रिवाइज्ड टैक्स स्लैब में आपका जो इनकम टैक्स बनेगा वो बनेगा 44,200 रुपीज, मतलब 10,400 का फायदा। अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो आपका जो पुराने वाला न्यू टैक्स स्लैब था उसमें आपका टैक्स बनता था 1,45,600 रुपए, लेकिन अब ये बनेगा 1,30,000, मतलब 15,600 का फायदा। तो मतलब बिना सेस काउंटिंग ऑन एन एवरेज हर इंसान 17,500 रुपए बचा सकता है, मतलब पर मंथ 1,458 रुपए और पर डे 48 रुपीज। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है कि इसमें तो फायदा दिख रहा है, तो लोग इस पर भड़के क्यों हैं, समझाते हैं। कैपिटल गेन टैक्स। अब लोग कहेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, इसको भी आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आपने एक स्टॉक खरीदा और उसको 12 महीने से पहले या 1 साल से पहले बेच दिया तो ये आ जाएगा अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, और उस स्टॉक को बेचने से जितना आपका फायदा होगा सरकार उस पर आपका टैक्स लगाएगी 20%। लेकिन अगर आप उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखते हो तो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, जिस पर सरकार टैक्स लगाएगी 12.5%। ये चीज बाकी की और चीजों पर भी अप्लाई होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। इस साल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसको 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसी वजह से बहुत सारे लोग निर्मला ताई से गुस्सा है, क्योंकि सैलरी से अमीर बन नहीं सकते और स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके अमीर बनने नहीं दे रहे हो। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी पूरी जमा पूंजी स्टॉक मार्केट में गवा दे तो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहती, कुछ आपकी मदद नहीं करती। लेकिन जहां आपने 1 रुपया भी कमाया तो वो आ जाएंगे अपना हिस्सा मांगने। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की जनसंख्या में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स पे करने के बाद हमको क्या मिलता है रिटर्न में। आंसर एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं। हर चीज पर टैक्स है। आप कुछ भी खरीदिए उस पर जीएसटी लग जाएगा, उस पर अलग अलग तरह के टैक्स लग जाएंगे और साल का टैक्स तो हम दे ही रहे हैं। और हर इंसान जो टैक्स पे कर रहा है उसके टैक्स का पैसा कहां पर यूज किया जा रहा है इसका भी हिसाब किसी के पास नहीं है। जब सरकार कोई स्कीम अनाउंस करती है तो वो पैसा जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचता ही नहीं, वो बीच में ही खत्म हो जाता है। कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपको फ्री में नहीं मिलती, कोई एक दवाई आपको फ्री में नहीं मिलती। सिर्फ एक हॉस्पिटल विजिट आपको कर्जे में डुबा सकती है। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत तो और भी खराब है। और इसके साथ साथ हर साल तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए ट्रेन को साफ करने में जाता है। किस तरह से साफ करने में? बहुत सारे लोग वहां पर पान मसाला खाते हैं और वो थूक देते हैं। उस थूक को साफ करने में 4,000 करोड़ रुपए लगाया जाता है हर साल, जो टैक्स स्लैब से आता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आता है कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा सही जगह लगाया ही नहीं जा रहा। मतलब इतना टैक्स भरने के बाद आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती, आपके बच्चों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है या फिर हटा ही दिया गया है। लाइक जैसे कि कॉपर, गोल्ड, मोबाइल, बैटरीज, इलेक्ट्रिक कार्स, कैंसर ट्रीटमेंट, मेडिसिन, जो कि बहुत अच्छा काम किया गया है, सी फूड्स और 25 मिनरल्स जैसी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। लेकिन हेल्थ सेक्टर में चीजें और भी ज्यादा महंगी हुई हैं। इस पर भी काम करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा महंगी है इंडिया में, इन पर भी सरकार को काम करना चाहिए। इसके साथ साथ स्टार्टअप फंडिंग पर भी टैक्स हटा दिया गया है। इसको शार्क टैंक के एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक पहले अगर शार्क टैंक में किसी को 1 करोड़ की फंडिंग दी जाती थी तो उस पर 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था। मतलब जो ओनर था उसको सिर्फ 70 लाख रुपए मिलते थे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। लेकिन अब ये जो 30% का स्लैब है ये पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब अब जो वो ओनर है जिसको 1 करोड़ की फंडिंग मिली है वो सारा पैसा वो अपने पास रख सकता है और अपने बिजनेस को जल्दी बड़ा बना सकता है, जो कि बहुत अच्छा काम किया गया है। इसके साथ फॉरेन कंपनीज के जो इन्वेस्टर हैं उन पर भी टैक्स स्लैब को कम किया गया है। वो 40% से 35% कर दिया गया है ताकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाया जा सके।
इसके बाद आते हैं 2024 के बजट के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, आंध्र प्रदेश और बिहार। इन दोनों स्टेट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों भाई? Budget made special allocations to Bihar and Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu's dream project of building a new capital for the state, Amravati, got a major boost. The government has proposed 26,000 crores for various road projects in Bihar and 21,000 crores have been reserved for power projects. Opposition ranks across the party actually labeled this an attempt to save the government. अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लाइक जैसे कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि वो अपनी राजधानी को डेवलप कर सके, और बिहार को तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए दिए गए ताकि वो वहां पर एक्सप्रेसवे बना सके, मेडिकल कॉलेज बना सके, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, नालंदा को डेवलप कर सके, जिसका एक्चुअली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। हर साल बिहार में बाढ़ आती है जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है, और हर साल बिहार को तकरीबन 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वो बाढ़ को कंट्रोल करे, लेकिन वहां पर कुछ नहीं किया जाता उस चीज के लिए। वो सारे पैसे वहां के भ्रष्ट नेता खाकर बैठ जाते हैं। 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, हर साल बाढ़ आई, हर साल उन्होंने 1000 करोड़ लिया और 5000 करोड़ कमा लिया। थोड़े दिन पहले उन्होंने एक पुल बनाया था जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ था, वो पुल भी पहले ही दिन गिर गया था। तो इस तरह से पैसे बांटने का कोई मतलब नहीं बनता। इस चीज को ओपोजिशन पार्टी वाले कुर्सी बचाओ बजट बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी अलाइज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसके साथ साथ केरला और मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं की गई जो पिछले 1 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 2024 के बजट में अगर आपको कुछ और अच्छी बातें पता चली हो या कुछ और बुरी बातें पता चली हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।